Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME अड्डा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। आज के टॉपिक में हम ASME सेक्शन 2 पार्ट ए में SA20 को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली SA20 क्या होता है उसको हम समझेंगे। ASME SA20 में कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं किसके बारे में, कार्बन स्टील प्लेट्स और अलॉय स्टील प्लेट्स। जो कार्बन स्टील में जनरली हम प्लेट्स यूज करते हैं वो बॉयलर क्वालिटी की प्लेट्स होती हैं, लाइक SA516 हो गया जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। SA515 भी होता है बट वो जनरली अलाउ नहीं करते हैं। और अगर आप अलॉय स्टील में बात करते हैं अलॉय स्टील में कवर्ड है आपके मेटल स्पेसिफिकेशन का नाम होता है SA387। SA387 में बहुत सारे ग्रेड्स हैं जो हाई टेम्परेचर में यूज होते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए हम SA387 के प्लेट्स पे जाते हैं। SA387 में आपके जो जनरल ग्रेड्स हैं, ग्रेड 5, ग्रेड 11, ग्रेड 22, देन ग्रेड 91, ग्रेड 92, ग्रेड 911। ये बहुत सारे ग्रेड्स हैं अलॉय स्टील में। ये प्लेट्स कार्बन स्टील और अलॉय स्टील की प्लेट्स हैं, उनकी प्लेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, जनरल रिक्वायरमेंट्स, वो कवर्ड होती हैं ASME SA20 में। उनको हम कोड के थ्रू समझेंगे कि उनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ASME SA20 आपको कहाँ पे मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि ASME सेक्शन 2 पार्ट ए का 2021 एडिशन है आपके सामने। इसको हम देखते हैं इस कोड में कि SA20 आपको ये ASME सेक्शन 2 पार्ट ए में SA20 मिलेगा आपको। देन आपको स्कोप देखना है कि SA20 का क्या स्कोप है। SA20 है स्पेसिफिकेशन फॉर जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टील प्लेट्स फॉर प्रेशर वेसल्स। जो स्टील की प्लेट्स हैं उनकी जनरल रिक्वायरमेंट का ये स्पेसिफिकेशन है। बाकी जो जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन स्टील की प्लेट्स हैं, SA516 हो गया। SA516 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो उस मेटल स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेंगी, जैसे केमिकल कंपोजिशन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है, परसेंटाइल एलोंगेशन क्या है। ऐसे ही आप SA387 में जाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे रिक्वायरमेंट। बट जो टॉलरेंसेस हैं, रीटेस्टिंग, टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, केमिकल कंपोजिशन में टॉलरेंसेस क्या हैं, और डायमेंशन के अलावा टेस्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ASME SA20 में कवर्ड होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी जो हेडिंग है वो अपने आप ही कहती है कि दिस जनरल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कवर्स अ ग्रुप ऑफ common requirements that unless otherwise specified in the applicable product specification apply to rolled steel plates for pressure vessels covered by each of the following product specification issued by ASTM। ये SA20 कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये जितने भी आपको मेटल स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं इन सब के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें आप कॉमनली देखेंगे आप यूज करते हैं ASME SA516 को और SA387। जब आप इन मेटल स्पेसिफिकेशन की प्लेट्स को यूज कर रहे हैं तो आपके सामने जब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी दिखती हैं, जैसे थिकनेस हो गया, थिकनेस चेक कर रहे हैं प्लेट का, तो उस केस में आपके टॉलरेंसेस क्या होंगे। अगर प्लेट की थिकनेस अगर 20 mm की प्लेट आपने परचेज की है और थिकनेस उसकी कम आ जाती है, 20 की जगह पर 19.9 आ जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में आपको सिंपली SA20 में आना है और थिकनेस के टॉलरेंसेस देखने हैं। SA20 का एक ही पर्पज है कि यहाँ पे सारे के सारे टॉलरेंसेस हैं
वो स्पेसिफाइड है। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट्स पे जो मार्किंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो प्लेट्स की जो मार्किंग है वो क्लॉज नंबर 13 में कवर्ड है, उसको हम देखेंगे आज की वीडियो में। बाकी एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे, बाकी जैसे इम्पैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, और एमटीसी में क्या क्या कंटेंट आने चाहिए, और बाकी हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो गई, और मटेरियल मेकिंग प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग है रॉ मटेरियल की, स्टील की, वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्रेन साइज क्या होना चाहिए, वो हम वन बाई वन करके वीडियो बनाएंगे। सो दैट क्योंकि पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है और वीडियो लेंदी हो जाता है। सो आज हम कवर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेट्स। आइडेंटिफिकेशन मीन्स हम प्लेट को किस तरीके से पहचानेंगे, और कोरिलेट जो एमटीसी आया है वो कैसे कोरिलेट करेंगे, और मार्किंग का क्या स्टैंडर्ड है, कोड क्या बोलता है कि कोड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या आपकी प्लेट पे पंच होना चाहिए, कहाँ पे पंच होना चाहिए। सो वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड, एएसएमई अड्डा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पे आपको एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और इवन पार्ट डी, और उसके अलावा ये जो एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए है वो मटेरियल से रिलेटेड है। सो जितने भी आप प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर्स में जितने भी मेट्रिक्स यूज करते हैं उस पर हम वन बाई वन करके वीडियोस बना रहे हैं। और इसके बाद एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 जो कि प्रेशर वेसल्स और हीट एक्सचेंजर्स के लिए कंस्ट्रक्शन कोड है, उसको भी हम वन बाई वन करके वीडियो बनाएंगे। सेक्शन 5 फॉर दी एनडी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, उस पर भी हम वन बाई वन करके वीडियो बनाएंगे। देन एएसएमई सेक्शन 9, एएसएमई सेक्शन 9 में आपके वेल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डब्ल्यूपीएसपी फॉर केसेस आपको बनाना है, और बेल्डर को कैसे क्वालिफाई कराना है, डब्ल्यूपीएस को कैसे रिव्यू करना है, सो हम सब पे वन बाई वन करके वीडियो बना रहे हैं। सो अगर आप इस सेक्टर से रिलेट करते हैं, प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर इंडस्ट्री से, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू दी क्लॉज 13। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज 13 का क्लॉज नंबर 1 है 13.1 रिक्वायर्ड मार्किंग्स। तो रिक्वायर्ड मार्किंग्स क्या है, इसमें दो केस बनते हैं कि अगर फुल प्लेट है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और सब डिवाइडल प्लेट्स है, मतलब आधी प्लेट आप कट करके मंगा रहे हैं मिल से, तो उनकी मार्किंग्स अलग हैं। सो एक्सेप्ट एज अलाउड बाई 13.4, सो 13.4 में सब डिवाइडेड प्लेट्स के बारे में बात करता है, तो उनको छोड़ के plates shall be legibly marked with the following information। so plate पे following information होनी चाहिए। following means following में क्या है आपके लिए, applicable ASTM designation। so ASTM का designation क्या आएगा, जैसे मैं कार्बन स्टील की प्लेट का एग्जांपल लेता हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ऐसे 516 ग्रेड 70 का एग्जांपल लेता हूँ विद ग्रेड। सो आपको इसमें क्या होना चाहिए, ESTM A516, ठीक है। ईयर ऑफ इशू नॉट रिक्वायर्ड, सो ईयर ऑफ इशू 2021 है, 2019 है, 17 है, वो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। G और MT इफ एप्लीकेबल, सी क्लॉज नंबर 13.1.2। सो इसका मतलब है कि अगर G या MT आपको उस केस में पंच करना है, ये बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल ग्रेड, टाइप एंड क्लास। सो हमने पहले लिखा था मटेरियल स्पेसिफिकेशन ASTM डेजिग्नेशन, बेसिकली ASTM डेजिग्नेशन में केवल ASTM A516 आएगा। एप्लीकेबल ग्रेड, टाइप एंड क्लास में आएगा आपका ग्रेड 70। ग्रेड, टाइप एंड क्लास में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ग्रेड्स में भी क्लास होते हैं, जैसे आप देखेंगे ऐसे 387 में
ग्रेड 11 क्लास 1 क्लास 2, सो इस तरीके से फर्दर सब डिवीजन होता है। देन उसके बाद प्लेट का हीट नंबर होना चाहिए 5। उसके बाद प्लेट आइडेंटिफायर इस प्लेट नंबर 5 होना चाहिए एंड नेम ब्रांड और ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। सो जिस कंपनी ने या जिस मैन्युफैक्चरर ने उस प्लेट को मैन्युफैक्चर किया है उसका नेम, ब्रांड या फिर ट्रेडमार्क उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। For plates produced in discrete cut lengths of flat products of processor, for plates produced from coil and subdivided plates, so इसकी रिक्वायरमेंट 13.4 में है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपने देखी है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग चेक करनी है। अब हम समझते हैं कि G और MT का मतलब क्या है। सो 13.1.2 में बोलते हैं plates that are required to be heat treated but have not been so heat treated shall be marked by the manufacturer or processor with the letter G. G means green following the required ASTM designation mark. Means जिस प्लेट का हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था बट मिल ने हीट ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उस केस में मिल जी और एमटी में जी पंच करेगा प्लेट पर, क्योंकि जी का मतलब है आपने हीट ट्रीटमेंट नहीं किया है और एमटी का मतलब है हीट ट्रीटमेंट किया है। Except that G marking is not necessary if such plates are for shipment for the purpose of obtaining the required heat treatment to an organization under manufacturer's control. So basically इस क्लॉज को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि प्लेट्स का हीट ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड है और आपने हीट ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उस केस में आपको जी लेटर पंच करना है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जी मार्किंग रिक्वायर्ड कब नहीं है कि अगर ये प्लेट्स शिपमेंट के लिए हैं, जैसे कोई एक मिल है और उस मिल के कंट्रोल में आपकी दूसरी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मिल के कंट्रोल में, तो अगर वो प्लेट वहां से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में है वहां तक शिप कर रहा है तो उस केस में आपको जी मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। Plates that are required to be heat treated and have been so heat treated, जिन प्लेट्स का हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और उनका हीट ट्रीटमेंट आपने किया है shall be marked by the party that performed the heat treatment with the letters MT. So आपका प्लेट में हीट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है एज पर कोड और आपने हीट ट्रीटमेंट किया भी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, लेटर MT पंच करेंगे। MT का मतलब है मटेरियल ट्रीटेड following the required ASTM designation mark. So ASTM designation mark है उसके बाद आपको MT पंच कर देना अगर आपने हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था और किया भी है तो उस केस में आपको MT पंच करना है। ये आपको जो MT लेटर पंच करते हैं या G लेटर पंच करते हैं ये आपको मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाएगा कि MT क्या होता है, MT का क्या मतलब है, G का क्या मतलब है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि MT का क्या मतलब है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्किंग क्या क्या अवेलेबल है। तो हम दो तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। नंबर 1, अब उसमें दो कैटेगरी है कि अगर प्लेट्स की थिकनेस 6 mm से ऊपर है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, the required markings for plates over 6 mm in thickness shall be by steel die stamping unless paint marking is specified in the purchase order. So अगर प्लेट की थिकनेस 6 mm से ऊपर है तो आपको स्टील डाई स्टम्पिंग करनी है अगर पेंट मार्किंग स्पेसिफाइड नहीं है परचेज ऑर्डर में। तो अगर पेंट मार्किंग स्पेसिफाई करता है तो पेंट मार्किंग भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है कि अगर आपकी थिकनेस 6 mm या 6 mm से कम है
The required markings for plates 6 mm and under in thickness shall be by paint marking or by steel die stamping using low stress impressions. तो अब आपको दूसरा केस बनता है कि जब आपकी प्लेट की थिकनेस 6 mm और उससे कम है, तो उस केस में आपको पेंट मार्किंग करनी है और आपको स्टील डाई स्टैंपिंग करनी है, तो वो लो स्ट्रेस पंच से करना है, आइदर राउंड नोज और अनइंटरप्टेड डॉट से। सो आपकी ये टाइप्स ऑफ मार्किंग हो गई। अब देखते हैं लोकेशन के बारे में। सो बेसिकली लोकेशन ऑफ मार्किंग का मतलब है कि प्लेट्स के किस लोकेशन में आपकी मार्किंग होनी चाहिए एज पर कोड। सो दे रिक्वायर markings for plates with a maximum lengthwise or crosswise dimension more than 1800 mm shall be at least 2 places on each finished plate 300 mm from the edges of the plate. So जब प्लेट का साइज 1800 mm से ऊपर है मैक्सिमम लेंथवाइज और क्रॉसवाइज डायमेंशन जब 1800 mm से ऊपर है, तो प्लेट की दोनों एजेस 300 mm फ्रॉम द एजेस ऑफ द प्लेट दो प्लेस पे आपकी मार्किंग आएगी। तो अगर लेंथ वाइज देखते हैं तो 300 mm अंदर एक तरफ और अब आप दूसरी तरफ प्लेट को देखेंगे। प्लेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये आपको प्लेट दिख रही है। सो ये 300 mm यहाँ से अंदर होना चाहिए साइड पे और ये यहाँ पे 300 mm में। सो ये दो लोकेशन है, एटलीस्ट 2 प्लेसेस पे होनी चाहिए एज पर एसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए और ऐसे 20 की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब दूसरा केस बनता है कि अगर आपकी डायमेंशन है वो 1800 mm या उससे कम है, तो आपको एटलीस्ट 1 प्लेस पे होना चाहिए और इसकी जो लोकेशन है मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड एज ऑफ द प्लेट। मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ द प्लेट एंड एज ऑफ द प्लेट। सो ये मिडवे होना चाहिए, मतलब अगर लेंथ 12 मीटर की है सो हाफ हो गया 6 मीटर। अगर ये हाफ इसको कंसिडर करते हैं 6 मीटर, तो 6 और एज के बीच का जो मिडवे है वो लगभग 3 मीटर के आसपास बनता है। सो ये इस लोकेशन पर कहीं पर आपकी मार्किंग होनी चाहिए। वो मिडवे यहाँ भी हो सकता है या इधर से जो मिडवे है वहाँ पर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सब डिवाइडेड प्लेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ईच सब डिवाइडेड प्लेट सब डिवाइडेड प्लेट का मतलब है कि जो मास्टर प्लेट से कट होके बनी है और shall be legibly marked with the name, brand और trademark of the organization that subdivided the plate. So जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कट किया है या सब डिवाइड किया है उसका नेम, ब्रांड या ट्रेड मार्क होना चाहिए, वो पंच होना चाहिए, प्लस अ कोड ट्रेसेबल टू द रिक्वायर्ड मार्किंग्स provided that information required in 13.1 cross referenced to that code is furnished with the plates. So ये सब डिवाइडेड प्लेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपका ब्रांड नेम आना चाहिए और एक कोड होगा रिक्वायर्ड मार्किंग का जो 13.1 में हमने देखा है, तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्किंग ऑफ द प्लेट्स। और ये जो मार्किंग की रिक्वायरमेंट हमने देखी है वो कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम वापस से चलते हैं स्कोप की तरफ, जहाँ पे हमने देखा कि स्कोप किस किस मेटल स्पेसिफिकेशन में वो कवर्ड हैं। ऐसे 20 जो ऐसे ये जो हम रिक्वायरमेंट्स इसमें दी हुई हैं बहुत सारी, वो किस किस मेटल के लिए एप्लीकेबल हैं वो आपको मेटल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे मेटल स्पेसिफिकेशन हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल्स होंगे। आप इसमें देखेंगे कि इसमें स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट्स हैं वो कवर्ड नहीं है, उनके लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका स्पेसिफिकेशन, सो उनको हम अलग से कवर्ड करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने देखा है रिक्वायर्ड मार्किंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे।
जैसे ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स क्या हैं, हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आपका केमिकल कंपोजिशन में टॉलरेंसेस है ये टेबल्स में, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टेंशन टेस्ट का स्पेसिमेन किस डायरेक्शन में लेना है, और इम्पैक्ट टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सो वन बाई वन करके हम वीडियो बनाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू गाइस।